मैं वेद प्रकाश पाठक एक बार और आपके अपने चैनल केजीएस क्लासेस में आ चुका हूं और एक नई सपने के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। जी हां दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको लेखपाल का सिलेबस बता दिया था और अब उसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं गणित के पहले टॉपिक के साथ आपके सामने आ चुका हूं। आपको करना सिर्फ इतना है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना है। हाँ दोस्तों, अब अगर मैं गणित की बात करूं तो मैं देखूंगा कि हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जिनको पढ़ाई छोड़े काफी दिन हो गए हैं। हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो गणित से काफी दूर हो चुके हैं। तो ऐसे दोस्तों के लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम डिसाइड किया है, एक स्पेशल तरीका बनाया है पढ़ने का। उस तरीके का नाम है शून्य से लेकर शिखर तक। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं उन बच्चों को भी शिक्षा देना चाहूंगा जो मैथ से हमेशा भगते रहे हैं। बचपन से मैथ जिनके सपनों में आकर डराती रही है, उन दोस्तों जिनके सपने में आकर मैथ से डराती रही है, उनके डर को खत्म करेगा केजीएस क्लासेस। अब हमारा ये जो सिस्टम डिसाइड हुआ है वो उन बच्चों के लिए भी है जो मैथ में बहुत वीक है और साथ साथ उन बच्चों के लिए भी है जो मैथ जिनका तैयार है, उनको हल्की सी पॉलिश की जरूरत है। तो एक कॉम्बो पैक आपके सामने लेकर मैं वेद प्रकाश पाठक आया हूं। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ हमारे कमेंट बॉक्स में आइए हम स्टार्ट करते हैं शून्य से शिखर तक का सफर, जिसकी शुरुआत होगी पहली मंजिल संख्या पद्धति। जी हां, संख्या पद्धति। मैथ्स के लिए सबसे जरूरी चीज संख्या है दोस्तों, और संख्या हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। याद कीजिए वो दिन जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप उनको गोद में खिलाते थे और खिलाते हुए कहते थे बेटा 1 2 बोलो, यानी उनको भी पता था कि गणित की शुरुआत, सही कहा आपने, संख्या से होती है। अब ध्यान दीजिए, संख्या के साथ साथ मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए का ध्यान इसमें लाना चाहूंगा जिनका मैथ्स काफी दिनों से छूट गया है और जो सरकारी नौकरी पाने के सपनों को खो दिए हैं, वो जरा ध्यान से इस वीडियो को देखें। जिनका सरकारी नौकरी पाने का सपना खो चुका है, इंटर पास है और उम्र 40 से कम है, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। मैं गारंटी देता हूं, चाहे आप कितना भी मैथ्स में वीक हो, मैं आपको पूरा मैथ तैयार करके दूंगा। ये मेरा आपसे वचन है। अब मैं संख्या के साथ साथ पहले बेसिक्स में बताऊंगा कि आपको बेसिक्स करना क्या होगा। देखिए, जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो सबको आता होगा। गणित के लिए सबसे जरूरी चीज है जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इतना तो सबको आता होगा। हमको इसके साथ साथ करना इतना ही है केवल। अगर नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जोड़, घटाना, गुणा, भाग भी आपको सिखाया जाएगा। अब इसके साथ साथ हमको करना इतना ही कि हमको अपनी स्पीड को फास्ट करना है। जोड़, घटाना तो सबको आता है, बस करना इतना ही है कि अपनी स्पीड को फास्ट करना है और इसके लिए हमको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितना करेंगे मैथ्स हमको उतना अपने पास बुलाता रहेगा। स्पीड को हमको फास्ट करना है, स्पीड टेस्ट को अपना ध्यान देना है। उसके बाद जो है हमको अपने सरलीकरण या बोर्ड मास जिसको कहते हैं, जिसको हम का को पहले काटिए, ता पीछे दो, भाग, गुणा करो, धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटा, ये हम 4-5 में पढ़ते आ रहे हैं। इस पर ध्यान देना है। बोर्ड मास पर ध्यान देना है। बोर्ड मास जिसको हम सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के नाम से भी कह सकते हैं, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन को भी ध्यान देना है। कई दोस्तों ने कमेंट किया है कि सर थोड़ा सा इंग्लिश भी बोलते रहिए। उनके लिए मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि इंग्लिश का एक अलग हमारा वीडियो भी। गणित का बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। यह गणित जो लेखपाल के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह गणित जो आपको एक सरकारी नौकरी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। गणित के बिना जो जीवन हमारा सार्थक नहीं हो सकता। जब से जन्म लिए हैं तब से आज तक हम अपने जीवन का तमाम कार्य गणित के माध्यम से करते आ रहे हैं। पुजारी आर्यभट्ट साहब ने कहा था कि गणित गणनाओं पर आधारित एक ज्ञान है, यानी मैथ्स इज अ नॉलेज ऑफ कैलकुलेशन।
अब कैलकुलेशन यानी गणित में मेनली हमारा क्या होता है, गणना होता है, कैलकुलेशन होता है। मैथ्स में बेसिकली क्या होता है, कैलकुलेशन, गणना। अब गणना करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो मैथ्स में कैलकुलेशन के लिए सबसे जरूरी चीज है संख्या। गणित की सबसे छोटी इकाई संख्या है। अगर संख्या न रहे तो गणित पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमको सबसे पहले 1 2 ही सिखाया करते थे, और हम दुकान पे भी जाते थे तो कहते थे अंकल 1 2 की कॉपी दीजिएगा, यानी 1 2 बोले तो संख्या, संख्या बोले तो मैथ्स, यानी मैथ्स की शुरुआत संख्या से। आगे बढ़े तो संख्या के साथ साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आई, संक्रिया। संक्रिया यानी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथ्स में क्रिया माने कार्य, कौन सा कार्य किया जाता है, किसके साथ, संख्याओं के साथ। तो संख्याओं के साथ हम कौन सा कार्य करते हैं, जाहिर सी बात है 1 2 आने के बाद हमने सीखा जोड़, फिर हमने सीखा घटाना, फिर हमने सीखा गुणा, और फिर हमने सीखा भाग, यानी जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये हमको सीखना बहुत जरूरी है। कई दोस्तों को आता भी होगा, कई दोस्तों को आता होगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस कमी होगी। डेली 25 जोड़, 25 घटाना, 25 गुणा और 25 भाग का अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपका यह स्पीड बहुत मजबूत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग संख्या की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, संख्या 2 तरह की होती है। गणित की जो संख्या है वो 2 तरह की है। जैसे हमारी दुनिया ही 2 तरह की है, एक सच और झूठ, एक वह सच्चाई और एक काल्पनिक, जो वास्तविक और एक काल्पनिक, एक वास्तव में हो और एक वास्तव में न हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये वास्तविकता है, लेकिन मैं यहाँ कैटरीना कैफ के साथ बैठ के चाय पी रहा हूं ये तो कल्पना ही है, तो ये काल्पनिक है। तो संख्या 2 तरह की, एक वास्तविक और एक हो गई काल्पनिक। अब वास्तविक संख्याएं किसे कहेंगे और काल्पनिक संख्याएं किसे कहेंगे, तो वास्तविक और काल्पनिक की पहचान क्या है कि जो वास्तव में संभव हो सके, जो पॉसिबल हो वो वास्तविक है, और जो पॉसिबल ही ना हो वो काल्पनिक है। अब मैथ्स के लिए एक नियम बताया गया, रामानुजन साहब ने एक बात बताई, क्या कहा कि मैथ्स के जितनी भी संख्याएं होंगी उनका वर्ग सदैव धनात्मक होगा। ये तो वास्तविकता है, वर्ग सदैव धनात्मक होता है। जैसे अगर हम 2 का वर्ग करें तो 2 का वर्ग भी 2 गुणे 2 4 ही होगा, -2 का वर्ग करें यह भी -2 गुणे -2, यह भी कितने का होगा, +4 होगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यानी वर्ग क्या है, प्लस का करें या वर्ग माइनस का करें, हमारा उत्तर प्लस नहीं आता है। यानी वर्ग सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा। तो काल्पनिक क्या हो जाएगा कि वर्ग ऋणात्मक हो जाए, यानी अगर किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो जाए तो वह संख्या काल्पनिक हो जाएगी। अब ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका वर्ग ऋणात्मक हो सकता है, तो यह देखेंगे। अगर मैं कड़ी में 2 लिख दूं, इसको कड़ी कहते हैं, क्या है इसको और आगे हम लोग पढ़ेंगे। कड़ी में 2 कर दूं तो वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, कड़ी मतलब वर्गमूल, वर्ग करते हैं तो वर्गमूल यानी कड़ी हट जाता है, तो 2 हो जाएगा, प्लस है। यहां अगर मैं माइनस लगा दूं तो वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा और क्या आ जाएगा, माइनस, यानी वर्ग करने पर क्या आ गया, माइनस आ गया। यह हमारा इमेजिनरी का एग्जाम्पल हो गया। यानी हम क्या कहेंगे, जिन संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक आता है वह काल्पनिक संख्याएं होती हैं, और जिन संख्याओं का वर्ग धनात्मक होता है वे वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब कौन सी संख्या है जो काल्पनिक है, तो कहा गया काल्पनिक की क्या पहचान, कड़ी के अंदर ऋण निशान। काल्पनिक की क्या पहचान, कड़ी के अंदर ऋण निशान, यानी कड़ी के अंदर अगर माइनस है तो संख्या काल्पनिक है, और कड़ी के बाहर माइनस है तो वास्तविक है। काल्पनिक की एकमात्र पहचान, कड़ी के अंदर ऋण निशान, अंदर माइनस लगा दिया, चाहे कोई भी संख्या हो, अगर कड़ी के अंदर माइनस लगा है तो वह संख्या क्या होगी, काल्पनिक होगी। कड़ी में -2, कड़ी में -3, कड़ी में -4, ये सारी काल्पनिक संख्याएं हैं। अब काल्पनिक संख्याओं को दिखाने के लिए एक अक्षर आई का प्रयोग करते हैं। आई इमेजिनेशन, इयोटा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्वप्न, ड्रीम, कल्पना। तो किसी भी संख्या के आगे अगर आई लगा दिया जाता है तो भी यह संख्या काल्पनिक संख्या
संख्या काल्पनिक संख्या हो जाती है, यानी किसी भी संख्या के साथ जैसे ही हम i लगा देते हैं वो संख्या काल्पनिक संख्या हो जाती है। और i की वैल्यू होती है √-1 कड़ी में -1। तो आपने जाना मैथ्स इज अ कैलकुलेशन, for calculation we need numbers and mathematical operations. Numbers are divided in two sections, real numbers and imaginary numbers. Real numbers, all numbers whose square is positive is called real numbers, and numbers whose square is negative is called imaginary numbers. So वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं आपने जान लिया। अब हम वास्तविक संख्याओं को और अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में अगर हम वास्तविक संख्याओं को देखते हैं। वास्तविक संख्याएं जिनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल डेफिनेशन को आपने पहले ही जान लिया कि जिनका वर्ग धनात्मक हो। कोई भी संख्या रियल हो सकती है जिनको हम नंबर सिस्टम पे लिख सकते हैं। और 10th तक जितने ही नंबर संख्या हमने पढ़ा है सब वास्तविक ही हैं। 10th तक हमने काल्पनिक संख्या पढ़ाई नहीं है। काल्पनिक संख्या की शुरुआत 11 से हुई थी। 10th तक अब तक जितने ही नंबर हमने पढ़ा है सब वास्तविक हैं। सारी संख्याएं ही वास्तविक संख्या हैं, यानी चाहे वो संख्या भिन्न का हो, चाहे दशमलव का हो, चाहे कड़ी में हो, बस कड़ी के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, बाकी सब वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्याएं दो तरह के हो गए। वास्तविक संख्याएं दो तरह के हो गए। कौन कौन से? एक हो गया परिमेय, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, परिमेय रेशनल नंबर्स, और अपरिमेय इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, so we have two type of numbers, two type of real numbers, rational numbers and irrational numbers. अगर कागज की बात करें, लिखने की बात करें, तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q ≠ 0 होता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और जिनको नहीं लिख सकते हैं p/q के रूप में, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये तो हुई नॉर्मल सी लिखी लिखाई बात। लेकिन मैं आपको पहचानने का एक तरीका सिखाऊंगा। कभी कभी हमारे क्वेश्चन में आ जाता है, बताइए इनमें से काल्पनिक संख्या है, इनमें से परिमेय संख्या है, इनमें से अपरिमेय संख्या होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। इससे एक दो क्वेश्चन जरूर हमको मिलेंगे जिसमें हमसे पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी संख्या काल्पनिक है या इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिलहाल इसको समझ लेते हैं। तो अपरिमेय की क्या पहचान है? तो आपने कहा कि अगर कोई भी संख्या कड़ी के अंदर है और वो बाहर नहीं निकल सकता है। बाहर कब निकलेगा? जब उसका जोड़ा बन जाएगा, जब उसका पेयर बन जाएगा। जब उसका पेयर बनेगा तो रूट से बाहर निकलेगा। यानी अगर उसका पेयर नहीं बन पाता है, यानी वह रूट से बाहर न निकल पाए, तो वह अपरिमेय है। और उसको छोड़ के बाकी सारे क्या हैं? परिमेय है। जैसे √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, √7 अपरिमेय। ये सभी संख्याएं अपरिमेय है। लेकिन यही बात करें √9 की, अगर हम बात करें यहाँ पे √9 की, तो हम देखें √9 को, √4 को और √9 को मैं लिख रहा हूं। √4 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 × 2। दोस्तों इसका जोड़ा बन गया ना? जोड़ा बनते ही ये रूट से बाहर आ जाएगा और रूट से बाहर आते ही 2 हो जाएगा। तो रूट में नहीं है, जब रूट में नहीं है तो अपरिमेय नहीं हो सकता। जब कड़ी में नहीं है तो अपरिमेय नहीं हो सकता। यही कड़ी में 9 है, यानी अगर इसको लिखें तो 3 × 3, यानी ये कड़ी से बाहर हो गया 3। जब भी रूट में नहीं है तो अपरिमेय नहीं हो सकता। यानी जिसका जोड़ा बन जाए, जो पूर्ण वर्ग हो, वह अपरिमेय नहीं हो सकता और इसको छोड़ के बाकी सारे अपरिमेय हो सकते हैं। इसमें एक चीज पूछा जाता है तो परिमेय और अपरिमेय, सबसे जरूरी चीज पाई और 22/7 को लेके, पाई और 22/7 को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या पाई परिमेय है कि अपरिमेय। तो याद रखिए पाई अपरिमेय है, किंतु 22/7 यह एक संख्या है, यह तो कड़ी में नहीं है, यानी यह किसमें है? परिमेय है। तो पाई हमारा अपरिमेय होता है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम हो या बीटीसी वाले हो, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि पाई है, परिमेय अपरिमेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सीधे सीधे हम लगाएंगे अपरिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय
वही अगर हम बात करें 22/7 की, तो 22/7 22/7 वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू होती है, बट हियर इट इज कंसीडर्ड एज अ नंबर एंड एज अ नंबर दिस इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है यह। अब हम परिमेय को समझ गए कि कर्डी के बाहर निकल सकता है तो परिमेय, और नहीं निकल पाएगा तो अपरिमेय। अब हम परिमेय को और आगे बढ़ते हैं, अपरिमेय में बस इतना, परिमेय में आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय को हम समझते हैं, तो आइए आपने जान लिया परिमेय और अपरिमेय के बारे में। अपरिमेय यानी जो रूट के अंदर ही हो, बाहर ना निकल पाए, परिमेय जो बाहर निकल सकता है। परिमेय में भिन्न भी हो सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, हर तरह की संख्या हो सकती हैं। अब आइए परिमेय को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, परिमेय को जानते हैं। परिमेय रेशनल नंबर्स, देखिए 1 2 3 4 1/2 1.2, ये सारे √2 2√3, ये याद रखिएगा ये अपरिमेय है। √2 को अगर हम देखें तो ये रूट के अंदर है ना, तो परिमेय नहीं हो सकता। परिमेय कब होगा? जब ये रूट से बाहर निकल जाए, जैसे √रूट अगर 4 हो जाता तो रूट से बाहर निकल जाता 2 × 2 होके, तो ये परिमेय होता। यानी कोई नंबर रूट में रहे तो परिमेय नहीं हो सकता। इस बात परिमेय और अपरिमेय को जान लिया। आपने कहा कि अगर √2 है तो अपरिमेय है। अपरिमेय में कोई संख्या परिमेय संख्या जोड़ दें, कोई भी परिमेय संख्या 5 6 7 8 कोई भी परिमेय संख्या जोड़ दें, घटा दें, या उनका गुणा कर दें, या उनका भाग दे दें, तो भी वो संख्या अपरिमेय ही रहता है। तो ध्यान रखिए, अपरिमेय अपरिमेय का योग, अपरिमेय और परिमेय का अंतर, अपरिमेय और परिमेय का गुणा, यह अपरिमेय रहता है। जैसे 2 + √3, यह भी क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय 2 - √3, यह भी क्या है? अपरिमेय, इरेशनल नंबर। 2 × √3, यह भी क्या है? अपरिमेय, इरेशनल नंबर। √3/2, यह भी क्या है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय और परिमेय का जोड़, घटाना, गुणा, भाग भी अपरिमेय ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। परिमेय को हमने देखा कि सीधी सीधी संख्या हो सकती है, दशमलव भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, हर तरह की संख्या इसमें हो सकती है। अब परिमेय दो तरह का बनता है, परिमेय की संख्या भी दो तरह की बनती है। एक होता है पूर्णांक, पूर्णांक जिसको हम इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक जिसको हम इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स, और एक होता है भिन्न जिनको हम फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शंस। So integers and fractions, there are two type of rational numbers, integers and fractions, यानी integers यानी पूर्णांक and fractions यानी भिन्न। तो पूर्णांक इंटीजर और फ्रैक्शन भिन्न। अब पूर्णांक के बारे में हम समझते हैं, पूर्णांक क्या होता है। तो नाम अगर देखें, पूर्णांक शब्द में देखें ना, तो पूर्णांक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पूर्ण और अंक। यानी जो अंक पूरा पूरा हो वो पूर्णांक होता है। जैसे अंडा खरीदने दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं क्या 1.5 अंडा दे दीजिए, 2.5 अंडा दे दीजिए, या आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कहते हैं क्या 3.5 सदस्य हैं, नहीं कह सकते ना, इनकी संख्या पूरा पूरा होती है। तो इस तरह की जो भी संख्या होंगी जो पूरी पूरी होंगी उनको हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 5 100, या माइनस भी हो सकता है, -100, ये बात हम याद रखेंगे। यानी पूर्णांक का मतलब संख्या पूरा पूरा हो, उसका बंटवारा न हुआ हो। जैसे कोई सेब है, अगर पूरा पूरा सेब खा ले तो पूर्णांक, और उसको काट के खाएं तो भिन्न। अब हम भिन्न के बारे में आते हैं। तो अभी आपने कहा भिन्न एक स्पेशल चैप्टर में हमको पढ़ना भी है भिन्न को, तो यहाँ मैं बहुत डीप आपको नहीं बताऊंगा भिन्न को, बस ऐसे मैं बता दूं कि अगर किसी भी एक वस्तु को अगर हम फ्रैक्शन यानी काटते हैं, छांटते हैं, बांटते हैं, तो उससे भिन्न बनता है। भिन्न का मतलब होता है भाग या हिस्सा, पार्ट, भाग अभिन्न, हिस्सा या पार्ट। जैसे दवा खाते हैं ना, डॉक्टर कहता है आधी गोली खाइएगा, तो हम दवा का क्या करते हैं, भाग या हिस्सा टुकड़ा करते हैं ना, तो वही भिन्न हो गया, यानी टुकड़ा करने को ही भिन्न कहते हैं। इसको एज ए चैप्टर हम लोग और डीप पढ़ेंगे। अब पूर्णांक हमारे 3 तरह के, अगर मैं पूर्णांक को देखूं तो पूर्णांक हमारे 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ये भाग या हिस्सा आप चाहे तो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अगर हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, पूर्णांक, तो पूर्णांक हमारे तीन तरह के होते हैं। एक होता है ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, एक होता है शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर, और एक होता है धन पूर्णांक प्लस इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब एक बात यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि शून्य है, एक क्वेश्चन पूछ देता है शून्य है, शून्य है क्या धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अक्सर हम इस तरह की गलती कर देते हैं, अपने माइंड को मेकअप कर देते हैं कि जीरो तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो क्या फर्क पड़ता है, तो हम दोनों लगा देते हैं। लेकिन इस बात को याद रखना है, जीरो न तो निगेटिव होता है और जीरो न तो पॉजिटिव होता है। यह एक अलग तरह का इंटीजर है, एक अलग पूर्णांक ही है, यानी यह न तो शून्य ऋण पूर्णांक है, शून्य न तो ऋण पूर्णांक होता है, शून्य न तो धन पूर्णांक होता है। शून्य एक अलग पूर्णांक है जो शून्य पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। यानी अगर आपका क्वेश्चन हो कि शून्य है धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे दोस्तों? जी बिल्कुल आपने सही कहा, डी, इनमें से कोई नहीं, न तो निगेटिव है और न ही पॉजिटिव है। चलिए अब निगेटिव पूर्णांक, ऋण पूर्णांक को तो हम जान ही गए, संख्या रेखा पर बीच में जीरो होता है ना, बीच में क्या होता है, जीरो मतलब कुछ भी नहीं, मेरे पास एक भी करना हो तो जीरो है, जीरो से भी कम जाए यानी निगेटिव, -1, -2, -3, इनफाइनाइट। ये सारा ये हो गया हमारा ऋण पूर्णांक, जो संख्या रेखा पर हम देखते हैं जीरो के बाएं, इधर जीरो के बाएं, जीरो से बाएं जितना जाते हैं सब ऋण पूर्णांक होता है। अब जीरो के दाएं जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, +1, +2, आपने कहा ना दाहिने मतलब आगे बढ़ना, बाएं मतलब पीछे जाना, तो जीरो के जितना दाएं बढ़ते हैं, दाएं बोले तो आगे आगे बढ़ते हैं, सारे मान प्लस में होते हैं, और जैसे जैसे बाएं जाते हैं सारे मान माइनस होते हैं। यानी संख्या रेखा पर शून्य के बाएं के सारे नंबर्स ऋण पूर्णांक कहलाते हैं, और शून्य के दाएं यानी राइट के सारे नंबर्स धन पूर्णांक पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं। तो इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे, -1, -2, -3, -4, या आगे बढ़ते जाएं माइनस इनफाइनाइट अनंत तक चलते जाएं, इसमें +1 से लेके +2, +3, जितना आगे बढ़ते जाएं और सारे धन पूर्णांक। भिन्न नहीं हो सकता, तो भिन्न को हमने बांट दिया, भिन्न अलग है, यहाँ केवल पूरी संख्या होंगी क्योंकि हम पूर्णांक के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम धन पूर्णांक को लेके चलेंगे, तो ये हमारा धन पूर्णांक, ये शून्य पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। 1 से लेके इनफाइनाइट तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। यानी एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, तो हम कहेंगे 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारा 1 होता है। अब अगर हम इन धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक को आपस में मिला दें, यानी प्राकृतिक संख्या और शून्य पूर्णांक को एक में मिला दें, यानी हम अपना स्टार्ट करें प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक और प्लस शून्य, प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला दें तो हमारा बनता है पूर्ण संख्या। क्या बन गया? पूर्ण संख्या, जिसको हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 0 से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। यानी आपने नाम ही देखा पूर्ण, पूर्ण मतलब कंप्लीट, पूरा हुआ, यानी जब तक शून्य नहीं था यह प्राकृतिक संख्या अधूरा था, और जैसे ही इसमें शून्य आया, और शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट साहब ने। किसने दिया? आर्यभट्ट जी ने। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि शून्य की खोज करता है कौन? आर्यभट्ट। यानी जब आर्यभट्ट साहब ने शून्य को दे दिया तो शून्य प्राकृतिक संख्या से मिला, और तब जाके हमारी संख्या, हमारा जो नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, और इसको हमने कह दिया पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो ये तो आपने पूर्ण संख्या के बारे में जान लिया। अब प्राकृतिक संख्या को और अच्छे से समझते हैं और कुछ डिवाइड करते हैं।
तो इन संख्याओं में दो तरह की संख्याएं कुछ होती हैं, कुछ मैं आपको बता दूं कि संख्याएं होती है जिनको समझना जरूरी है। क्या क्या? एक होता है सम संख्या, सम, जिसको हम कहते हैं इवन नंबर्स। फिर होता है विषम, विषम, जिसको कहते हैं ऑड नंबर्स। फिर होता है हमारा भाज्य संख्या, भाज्य, और एक होता है अभाज्य, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो भाज्य भाग यानी प्राइम और कंपोजिट। तो सम, विषम, भाज्य और अभाज्य, इन दो चार तरह की संख्याओं को यानी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को हमको समझना है। तो सम आपको पता ही है कि जिन संख्याओं में 2 से विभाजन हो जाए, या छोटी बातों में लिखे हैं कि जिन संख्याओं के इकाई, इकाई तो आप समझते होंगे ना, जो पहला अंक होता है किसी भी संख्या का, पहला जो अंक है वो इकाई है। इकाई जैसे 2, 4, 5, 6, 7, इसमें इकाई का अंक ये है, यानी बाएं से जो पहला अंक होता है वो इकाई, उसके बाद वाला दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे बढ़ता रहता है। तो इकाई की हम बात कर रहे हैं। इकाई पर जिन संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8, जी 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए, वे संख्या सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिन संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 20 हो गया, जैसे 26 हो गया, 1,32,510 हो गया, यानी ये सारी संख्या सम संख्या, बस इकाई को देखना है। अगर ऐसा नहीं है, इकाई के अंक नहीं है, तो संख्या विषम हो गई, यानी यह संख्या 2 से कभी विभाजित नहीं होगी। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हमारा 29 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 लाख, 1,000, 15 हो गया। देखिए इकाई का स्थान पे 5 है। कोई भी संख्या हो, 9, 2, 7, 3, 4, अगर यहाँ विषम है तो यह जो है ये देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या है, यह विषम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संख्या क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये संख्या क्या हो गया, विषम हो गया। अब बात आया भाज्य की और अभाज्य की। भाज्य किसे कहेंगे, अभाज्य किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, जैसे हमारा संख्या कोई 6 ले, तो 6 किससे किससे कटता है, किससे किससे विभाजित होता है? तो याद रखिएगा, दुनिया की सब संख्याएं 1 से तो सब कट जाती हैं, और हर संख्या अपने आप से कट जाता है। हर संख्या अपने आप से कट जाता है, 1 से और अपने आप से, 2 से, 1 से और अपने आप से। जो संख्याएं 1 से और स्वयं से कटती हैं और साथ साथ किसी और भी संख्या से कट जाती हैं, वे संख्याएं कहलाती हैं भाज्य। यानी जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, उन गुणनखंडों में वो एक और अपने आप को छोड़कर यदि किसी और भी संख्या से कटता है वह भाज्य है। जैसे 4, 6, 8, 16, 50, कुछ भी हो सकता है। अब अभाज्य की संख्या किसे कहेंगे, अभाज्य। तो अभाज्य को ध्यान देंगे, अगर कोई संख्या केवल स्वयं से या 1 से कटे, स्वयं से या 1 से, अगर कोई संख्या स्वयं या 1 से कटता है तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यह संख्या स्वयं से कटता है और 1 से, यानी इसके 2 गुणनखंड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके केवल 2 गुणनखंड। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 किससे किससे कटता है दोस्तों, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और किस संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। 5 को ले लें, 7 को ले लें, तो इस तरह की संख्या हमको मिलेंगी जो स्वयं से या 1 से कटती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ क्या प्रश्न, अभाज्य जाना, सम और विषम जाना। अब एक क्वेश्चन इसमें बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि एक क्या है, भाज्य है या अभाज्य है। तो एक के गुणनखंड को देखें तो एक का गुणनखंड केवल 1 बनता है ना, अभाज्य के लिए 2 गुणनखंड चाहिए और भाज्य के लिए 2 से अधिक चाहिए। तो एक को न तो भाज्य माना जाता है और न ही अभाज्य। यानी अगर क्वेश्चन पूछ दे एक है भाज्य अभाज्य दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो हम इनमें से कोई नहीं पे ट्रिक करेंगे। एक न तो भाज्य है और न ही
अभाज्य है। एक को हम तत्समक संख्या कहते हैं, तत्समक आइडेंटिटी टर्म कहते हैं एक को। अब आता है एक और संख्या जो अलग है थोड़ी सी, वो है 2। 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, पूछा जाता है 2 है सम अभाज्य दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो हम दोनों पे टिक करेंगे। 2 हमारी सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। इस तरह से दोस्तों आज हमने संख्या के बारे में पढ़ लिया। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको इन संख्याओं के बारे में समझ में आया होगा। किसी भी डाउट के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखें। इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन में हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के द्वारा भी अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। उम्मीद है आपकी पढ़ाई में हम आपकी मदद कर रहे होंगे। इसी कड़ी में अगले वीडियो के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक एक बार और आपके बीच उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए